हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ के लिए हम मॉडल पेपर लगा रहे थे और हमने आपको पार्ट 1 उपलब्ध करा दिया है और ये आज जो हम पार्ट 2 को करेंगे। काफ़ी अच्छा मॉडल पेपर था ये और हमने आपको कहा था भी यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम इसका पार्ट 2 आपको जल्दी उपलब्ध करा देंगे। तो आपने जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस पर दिया है। पार्ट 2 को भी आप पूरा वॉच कीजिए, काफ़ी अच्छे पर्सन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली वर्ष 1944 में गठित एक मौद्रिक संरचना थी। ब्रेटन वुड्स समझौते ने दो महत्वपूर्ण संगठन बनाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक। तो बैंकिंग का पर्सन जो इम्पोर्टेंट है ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। बैंकिंग से जो है 3 से 4 पर्सन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुविधाजनक बनाता है। मार्कस समझौते के तहत गेट का स्थान WTO ने ले लिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो WTO क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुविधाजनक बनाता है। ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि मार्कस समझौते के तहत गेट का स्थान जो है WTO ने ले लिया था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको जो है वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है, जबकि ईज ऑफ ड्यूरेंट बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और रेमती तेंस रिपोर्ट, इन तीनों को जो है कौन जारी करता है? विश्व बैंक जो है जारी करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, शुक्र ग्रह को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। जापान से जो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, जबकि इन तीनों देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी और स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी US से दिया गया है, माउंट एटना इंडोनेशिया और माउंट फ्यूजी जापान। तो ऑप्शन ए चुनने वालों का राइट आंसर होगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। माउंट एटना हम सभी जानते हैं ये इंडोनेशिया में नहीं है, इटली में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मिलान संबंधी प्रश्न है। देखिए कल वाली क्लास यदि आपने वॉच नहीं की तो उसको भी वॉच करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न हमने वहाँ पर आपको करा रखे हैं। चूना पत्थर ये मूल चट्टान होती है और संगमरमर जो है चट्टानों का रूपांतरित ये रूप है। तो डी का 4 आएगा। तो डी का आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। उसके बाद में सेल जो है किससे प्राप्त होता है? स्लिट से। तो सी का 1 आएगा। बेसाल्ट, सिस्ट, तो यहाँ 3 आएगा और ग्रेनाइट, नीस, तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न सही है। इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो डी राइट आंसर है, न्यूजीलैंड में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो बी चुनने वालों का राइट आंसर होगा, हंगरी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी
शीतल महासागरीय धारा है, यानी कि ठंडी महासागरीय धारा का चुनाव करना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही है, केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। कैलिफोर्निया की धारा ये ठंडी जल धारा होती है, और ओयासियो की धारा ये भी ठंडी होती है। क्यूरोशियो की ये धारा जो है गर्म जल धारा होती है। पर्सन नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, एक विद्यार्थी ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर बफरिंग होती है वीडियो में, तो आज ज़रूर बताइएगा कि बफरिंग हो रही है या नहीं, या फिर उसी के फ़ोन में कोई इशू है। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैगलन संधि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, मैगलन संधि। तो इन 2 महासागरों के बीच ये वाली संधि है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद किस गैस की उपस्थिति सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी चुनने वालों का सही होगा, ऑर्गन। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% होती है और ऑक्सीजन 20.95% होती है। लगभग 21% जो ऑक्सीजन मौजूद होती है। उसके बाद में ऑर्गन जो है 0.93% होती है। तो तीनों का जो है डाटा आपको याद रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम जानते ही हैं 0.03% होती है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक होती है। यह आपको विचार करना है कि ऊपरी वायुमंडल में नमी की मात्रा क्या अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में वायु कम घनी होती है। तो जिन विद्यार्थियों ने बी विकल्प चुना है तो सही है, केवल 2 वाला सही है। ऊपरी वायुमंडल में नमी जो है अधिक नहीं होती है, ये गलत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कोयला क्षेत्र और देश यहाँ पर दिया गया है, तो आप जो मिलान कीजिए। उत्तरी अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ए का 2 आएगा। उसके बाद में रूर, ये जर्मनी में है, तो बी का 4। डोनेस्टस हमने कई बार आपको बता रखा है, यूक्रेन आएगा इसके लिए, तो यहाँ 3। और लंका शहर आप जानते ही हो, यूके, तो डी का 1। 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, बिल्कुल जो है आरओ पैटर्न पर ही है, मॉडल पेपर है। निम्नलिखित लौह अयस्क क्षेत्रों के युग्मों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक देश दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित है? लोरेन फ्रांस दिया गया है, मिडलैंड यूके दिया गया है, और किरुना स्वीडन दिया गया है। तो डी प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लोरेन जो है फ्रांस में है, और मिडलैंड यूके में है, और किरुना जो है स्वीडन देश में है। ये तीनों ही लौह अयस्क क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ ग्लेशियर से होता है? तो वेरी इजी है, ए राइट आंसर होगा, यमुना नदी का। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी या पठार मेघालय पठार से संबंधित है? तो देख लीजिए ध्यान से, मेघालय पठार से संबंधित देखनी हमको श्रेणी या पठार। तो आपका आंसर ऑप्शन बी है, प्रायद्वीपीय पठार का जो है ये हिस्सा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होने हैं एग्जाम में। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। तो डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है? तो काफ़ी बार प्रश्न जो है रिपीट होता रहता है, तो डी विकल्प यहाँ पर सही है, थारू जनजाति। प्रश्न नंबर
66 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। गोमती, घाघरा, गंडक और सोन। तो ये लॉजिक से प्रश्न कर सकते थे आप। सोन नदी ऐसी नदी है जो कि बाएं तट की सहायक नदी नहीं है गंगा की, तो ये कहाँ से मिलती है? तो फिर ये दाएं तट से मिलती होगी, तो ये दाएं तट की सहायक नदी है। चलिए, डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न में हमको मिलान करना है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिएगा। सूची फर्स्ट में जलप्रपात दिए गए हैं और सूची सेकंड में नदी दी गई है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती। तो ए का 4 आएगा। ए का 4 देख लीजिए, पहले विकल्प में ही दिया गया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा सागर मांडवी नदी आएगा और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जो शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात है, तो ए राइट आंसर है। देखिए, जिस तरीके से आपने पहली वीडियो को लाइक शेयर किया इसी प्रकार इसको भी लाइक शेयर कीजिएगा। मोटिवेशन जो है बरकरार रहना चाहिए, और जो विद्यार्थी लाइक शेयर करते हैं उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उष्ण जलवायु के नॉर्वेस्टर नामक स्थानीय तूफान से संबंधित है? नॉर्वेस्टर, तो सी राइट आंसर होगा, बंगाल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कथन कारण का प्रश्न है। शीत जलवायु में जब वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है और वायु का तापमान कम होता है तो प्रति चक्रवाती स्थितियाँ बनती हैं। कथन को जो सही से समझना है, ये सही है या गलत है। कारण उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा कम तापमान के साथ प्रति चक्रवात स्थितियों के विकास का कारण बनती है। देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो सी राइट आंसर है। केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है, किंतु आर यहाँ पर बिल्कुल गलत है। फर्स्ट वाले को थोड़ा समझ लीजिए। शीत जलवायु में जब वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और वायु का तापमान कम होता है तो प्रति चक्रवाती स्थितियाँ बनती है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि मौसम जो है साफ रहता है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, और जो नीचे कहा गया है ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च वायु दाब युक्त क्षेत्र है। यह वह स्थान है जहां व्यापारिक पवनें विचरण करती हैं। तो यदि आपने डी चुना है तो सही है, न तो 1 और न ही 2 यहाँ पर सही है। ITCZ के संदर्भ में के बारे में ये कह रहा है, तो ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है पर जो कम दबाव युक्त क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कम दबाव युक्त क्षेत्र होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो चुका है। और सेकंड वाले में ये कहा गया है कि वह स्थान जहाँ व्यापारिक पवनें विचरण करती हैं। व्यापारिक पवनें विचरण करती हैं, तो ये विचरण करती हैं उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र से, तो इस प्रकार ये भी यहाँ पर गलत था। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 71। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र, सी राइट आंसर है, हैदराबाद। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, धरातलीय जल संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का उपयोग ही किया जा सकता है। डी प्रश्न का राइट आंसर है। दोनों ही यहाँ पर कथन सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? कल की क्लास में भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था, उसमें यह कहा गया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम से कौन संबंधित है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए ये सभी जल प्रदूषण अधिनियम से संबंधित है। जल अधिनियम 1974 में आया था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है,
और जल उपकर अधिनियम, इसको याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, 1977, और ये सभी जल प्रदूषण अधिनियम से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। मानव शरीर में अंग प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट के लिए किसी भी दाता के अंग का प्रयोग किया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? तो मुझे नहीं लगता है संभव है, ये गलत कर दीजिए आप। अंग प्रत्यारोपण के बाद रोगी को अपने शेष जीवन पर प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, और सही कथन का चयन करना है, तो 2 वाला सही है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 75। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। मानव शरीर में एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है एलर्जी। तो मानव शरीर में जो एलर्जी होती है, कौन से रसायन निकलते हैं? हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसीकाभ अंग ऊतक कोशिकाएं शामिल हैं। तो डेंजर पर्सन है, परंतु याद रखना है सी यहाँ पर राइट है। दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो 10% तो ऐसे ही होते हैं जो काफ़ी हार्ड आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यह धनी किसानों का वर्ग था। जोतदार जो था ना, वह धनी किसानों का वर्ग था। यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। तो यहाँ पर 2 वाला गलत है और फर्स्ट वाला सही है। 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दूसरा कथन दिया गया है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग नहीं होता है, इसमें जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। COOH ये आपका बुझा चूना होता है। यदि हम क्लोरीन से इसकी क्रिया करा दें तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा CaOCl2। ये आपका क्या है? विरंजक चूर्ण है, और शेष बचेगा हमारे पास H2O। तो विरंजक चूर्ण है, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्रिया भी पूछ सकता है हमसे, तो मुझे उचित लगा, मैंने यहाँ पर इसको बता दिया है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, कंपनियों के द्वारा भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। कंपनियों द्वारा भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। देखिए 2 बार इसलिए पढ़ाया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबान है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया देश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? चारों को देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। तो इस मंदिर का निर्माण जो है बिहार राज्य में किया जा रहा है, और विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राज्य के प्राकृतिक कृषि मॉडल ने मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2024 जीता है? गुलबेकियन पुरस्कार 2024 जीता है प्राकृतिक कृषि मॉडल ने मानवता के लिए। तो इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में खबरों में रही वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना ही इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। योजना का नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लिखित कौशल ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कौशल ऋण योजना है जिसका उल्लेख जो केंद्रीय बजट में किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि आपने ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है। कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए संस्थागत ऋण प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो कौशल ऋण योजना, नाम में ही ऋण जुड़ा हुआ है, तो बस याद रखना है कि ये ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था है जो कि कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए संस्थागत रूप से ऋण प्रदान करेगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का पहला देश बन गया है जो पशु उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? देखिए किसने जो कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। पशु उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है और यह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सर्जित करके कीर्तिमान स्थापित करने वाला राज्य बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रश्न है इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में खबरों में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपरी कथनों में से कौन सा कथन सही है? गलत मत कीजिए क्योंकि ये प्रश्न हमने आपको करा रखा है। यदि यहाँ पर बी विकल्प चुना है तो सही है, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। भारतीय रिजर्व बैंक भी इस परियोजना में शामिल हो गया है, जबकि यह घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने हेतु एक बहुराष्ट्रीय पहल है। यहाँ से IMF को हटा दीजिए, बाकी सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न करंट अफेयर में जब आते हैं ना, तब कहते हैं पता नहीं प्रश्न कहाँ से पूछ लिया गया है। तो भैया यहीं से आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो वेरी इजी प्रश्न है, सी राइट आंसर होगा। 9 प्रश्न जो है बना तारों की परीक्षा में। हमने आपको करंट अफेयर की क्लास दी थी तो सभी देखा करो, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ऐसे वैसे प्रश्न नहीं लाते हैं, केवल अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न लाते हैं। तो उसको वॉच किया करो, आप ही का फ़ायदा रहेगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और संत कबीर नगर। तो डी राइट होगा, इसकी सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं नेपाल देश से लगती हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा। लेकिन लाइक से क्या होता है? लाइक से ये होता है कि इतने विद्यार्थियों ने लाइक किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनको ये सेशन पसंद आया है। तो इसी प्रकार का जो सेशन हम आगे आपको उपलब्ध कराएंगे, ये इससे हमें जो है मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 89 है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रताप पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, AC मजूमदार ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है।
निम्नलिखित प्राचीन गणराज्यों पर विचार कीजिए। प्राचीन गणराज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित था? शाक्य दिया गया है, मल्ल दिया गया है और मौर्य दिया गया है। तो तीनों ही उत्तर प्रदेश में ये स्थित हैं। तो डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कन्नौज। प्रश्न नंबर 93 है, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए। तो यदि आपने डी विकल्प चुना है तो सही है 144। यहाँ पर 27 जो है और 125 दी गई है और 64 दी गई है। ये तीनों संख्याएं क्यूब हैं, किसी ना किसी संख्या क्यूब है, जबकि 144 जो है 12 का वर्ग है। तो इसलिए डी वाला विकल्प जो है भिन्न था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में से कुल कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज का चयन करना है और आकृति को भी ध्यान से देख लीजिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 15 त्रिभुज इसके अंदर। आप इनको अच्छे से काउंट कर सकते हो। जैसे कि ये वाली आकृति दी गई है ऐसे करके, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। फिर उसके बाद में ऐसे ही आप आकृतियों को चुनते रहिएगा, पता लग जाएगा कितने त्रिभुज हैं। जैसे कि ये और ये यहाँ पर करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। फिर ये और ये करेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप इनको काउंट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 95 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो देखिए, थोड़ा सा लॉजिक माइंड में सेट रखना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो, ये वाला x + y + xy बटे 100। तो 10% दिया गया है, तो x बराबर y बराबर कर दीजिएगा। दोनों की वैल्यू जो है 10% है। तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे 10% यहाँ पर, 10% यहाँ पर, प्लस 10 × 10 यहाँ कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए और इसकी कटिंग लगा दीजिए। यहाँ पर 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 20 और एक ये हो जाएगा 21। तो 21% जो है आएगा इसका आंसर। सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तो वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है भाई। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 और 144 है और एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जब एचसीएफ और एलसीएम दिया होता है और एक संख्या दी जाती है, दूसरी संख्या पूछ ली जाती है, तो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर यहाँ पर आएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो फर्स्ट संख्या दी गई है 36, सेकंड संख्या हमको ज्ञात करनी है। एचसीएफ दिया गया हमको 12 और एलसीएम दिया गया 144। तो कटिंग लगा लीजिए। 12 से 36 को काट दीजिए, 12 × 36 और 3 से जो 144 को काट दीजिए। तो कितना आएगा? 3 × 4 = 12 और 3 × 8 = 24, 48। तो बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, तो दोस्तों इस क्लास में हमने 47 से लेकर के 96 प्रश्नों को कवर किया है। काफ़ी अच्छा मॉडल पेपर था और आपको सेशन पसंद भी आया होगा। तो वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा और जल्दी मैं आपको यूपी स्पेशल जीएस से क्लास उपलब्ध कराने वाला हूं। और वैसे हमने यूपी स्पेशल की आपको 4 क्लासें उपलब्ध करा दी हैं। काफ़ी अच्छी क्लासें हैं। जिन्होंने वॉच नहीं की वो वॉच कर सकते हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जिस दिन क्लास ना आए या आपके पास टाइम हो तो जीके जीएस वाली वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और यूपी स्पेशल की क्लास भी देख लीजिएगा। और सभी विद्यार्थियों को लाइक शेयर वीडियो का वैसे ही करना है। धन्यवाद दोस्तों।